नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है हमने इतिहास शुरू कर दिया था। बीच में 1-2 दिन फिर गैप हो गया है, पर टाइम कम मिल पाता है तो इस वज़ह से आप कह सकते हैं कि नहीं मैनेज हो पा रहा था। तो फाइनली आज उसी विषय पर आगे चर्चा करते हैं, बिना कुछ आगे की बात किए हुए। वैसे एक काम आप लोग करिए, कम से कम इतने सब्सक्राइबर कर दीजिए कि 1000 तो पूरे ही हो जाए ना लगभग। कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो। चलिए देखते हैं, तो फाइनली शुरू करते हैं। तो आज जो आपको पढ़ना है मगध साम्राज्य पढ़ना है। उस दिन हमने आप लोगों को 16 महाजनपद बताए थे। हमारा जो इतिहास है वो क्रमिक बढ़ रहा है। पहले जन, फिर जनपद और जनपद से महाजनपद। जैसे जैसे देश में नई नई खोजें हो रही थी वैसे वैसे एक नई सभ्यता, नए विकास के साथ में नया साम्राज्य बन रहा था। तो इसी क्रम में हम पहुंचे थे महाजनपदों तक। महाजनपद 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो हमें बुद्धकालीन ग्रंथों में मिलता है। बुद्धकालीन जो ग्रंथ हैं वो भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं। तो चूंकि जैन धर्म भी भगवती सूत्र में करता है, लेकिन उनका मान्य कुछ अच्छा नहीं है, या ये समझिए कि उनको पूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं है, या उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बता पाया है जो सामने वाले को संतुष्ट कर सके। तो इसी क्रम में हम जो भरोसा करते हैं वो बौद्ध साहित्य पर करते हैं। तो शुरू करते हैं भैया। आज का अगला जो हमारा चैप्टर है वो है मगध। बौद्ध साहित्य गुंतर निकाय भैया इसका बड़ा अच्छा वर्णन करता है। तो मगध भैया, मगध 16 महाजनपदों में से एक मुख्य और बहुत ही विशाल जनपद था। विशाल था क्या, धीरे धीरे राजाओं ने, यहाँ के पराक्रमी राजाओं ने इसको एक विशाल विस्तृत स्वरूप दे दिया था। तो चूंकि जो मगध था, तो मगध में जो प्राचीन राजवंश हैं, जो सबसे प्राचीन राजवंश है मगध, मगध का बेटा जो सबसे प्राचीन राजवंश है, उसकी स्थापना वृहद्रथ ने की थी। माना जाता है, और अच्छे से इसको समझ लेना, इसकी जो स्थापना थी वो वृहद्रथ ने की थी। इसीलिए इसको चूंकि कोई स्पेशल नाम नहीं वहां पर दिया गया है, इसी कारण इसे कहा गया वृहद्रथ वंश। अब जब कोई स्पेशल नाम नहीं है तो हम थोड़ी दे सकते हैं। माना जाता है जो वृहद्रथ थे ये वसु के पुत्र, मतलब इनके पिताजी वसु थे और इनका पुत्र था जरासंध। जरासंध का वर्णन महाभारत करती है। महाभारत में भैया जरासंध को मगध का शासक बताया गया है। ठीक है, जरासंध भैया, अगर किसी को याद होगा, याद क्या होगा, महाभारत तो रिसेंटली की हर किसी ने देखी होगी, लगभग में हर कोई जानता है। यही जरासंध है जिनको भगवान कृष्ण के निर्देश पर भीम ने मारा था। ठीक है, तो ये जरासंध इस वृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी शासक था। वास्तविक संस्थापक थे इसके वृहद्रथ। इनकी जो राजधानी थी वो इन्होंने अपने पिता के नाम पर वसुमती रखी थी। इनकी जो राजधानी थी वो बेटा इनके पिता वसु थे, तो इन्होंने अपनी जो राजधानी रखी थी वो वसुमती रखी थी, या उसे ही भैया बाद में राजगीर कहा गया था। फिर रिपीट कर रहे हैं हम आपको मगध पढ़ा रहे हैं। 16 महाजनपदों में सबसे पहला जो महाजनपद है वो हमने मगध उठाया हुआ है। मगध जनपद, इसका सबसे प्राचीनतम राजवंश
कुछ स्पेशल नाम नहीं है, क्योंकि माना जाता है उस राजवंश का संस्थापक वृहद्रथ था, इसीलिए उसको वृहद्रथ वंश कहा गया। ये भैया राजा वशु के पुत्र थे, और वृहद्रथ का जो पुत्र था वो था भैया जरासंध। जरासंध एक बेहद पराक्रमी राजा था, जैसा कि महाभारत उसका उल्लेख करता है। ठीक है बेटा, जिसको आप लोगों ने देखा था कि भगवान कृष्ण के निर्देश पर भीम ने उनको चीर दिया था बीच से और उनको अपोजिट दिशा में फेंक दिया था। माना जाता था कि जब कुश्ती में, मल्ल युद्ध में जब भीम ने उनको पराजित किया, चूंकि बहुत पराक्रमी थे, तो जब ये इनको बीच से इनके डिवाइडेशन किए जाते तो ये आपस में चिपक जाता था, वापस इसको इसका शरीर मिल जाता था, जो भी रहा हो। तो ये भैया वही जरासंध हैं जिनको भगवान कृष्ण के निर्देश पर भीम ने पराजित किया था। तो इनका जो भैया सबसे अंतिम राजधानी बेटा इनकी वसुमती थी। जरासंध वृहद्रथ वंश का जो सबसे अंतिम शासक था भैया किसी काम का नहीं था, रिपुंजय नाम था उनका, रिपुंजय था। इनकी हत्या भैया इन्हीं के मंत्री ने कर दी थी। ठीक है, तो इनकी चूंकि ये जो अंतिम शासक थे ये रिपुंजय थे। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि लाचार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो इनकी हत्या इनके मंत्री ने कर दी और इस वंश की समाप्ति हो गई। इसके बाद भैया, इसके बाद जो हमें पढ़ना है, ठीक है, ये तो एक मोटा मोटा आप याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, इसीलिए हम आपको बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं जिससे आपको याद रहे। मगध राजवंश का जो अगला वंश था मगध का, वो भैया वंश था हर्यक वंश। मगध का अगला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो काल रहा था वो रहा था 544 बीसी से 412 बीसी, मतलब 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ये भैया इतने दिनों तक मगध में हर्यक वंश का शासन रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश की भैया स्थापना या संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार, इसकी स्थापना भैया बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने भैया शासन किया था 544 से 492 ईसा पूर्व तक। बहुत अच्छे से याद रखना, ये भारत का एकमात्र ऐसा शासक है जिसका शासन काल सबसे ज्यादा लंबा रहा है। इसने सर्वाधिक समय तक शासन किया है, लगभग इसने भैया 52 साल माना जाता है इसने शासन किया था। तो भैया 52 साल शासन करना एक बहुत बड़ा काल होता है। ठीक है बेटा, तो इनको भैया बिंबिसार को कई नामों से जाना जाता है। बिंबिसार जो कि भैया हर्यक वंश जो कि इन्होंने स्थापना की, और स्थापना करने वाला बेहद महत्वाकांक्षी होता है। वो सोचता है, अब आपने देखा होगा, अगर आपने किसी जमीन को लिया है या कोई ऐसी चीज जो आपने बनाई है तो उसका आप विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि उससे आपको एक विशेष लगाव हो जाता है। तो इसी तरह ये जो बिंबिसार था, इसने बेटा हर्यक वंश की स्थापना की थी, राजवंश की शुरुआत इन्होंने की थी। इसलिए इनको अपने राज्य में मतलब कैसे बढ़ाना है, क्या करना है कि अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य हैं वो मेरे हो जाएं, मतलब ये पूरा टाइम इसके दिमाग में बस एक ही चीज रहती थी, अपना साम्राज्य। तो ये भैया बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। ठीक है, तो बेटा इनको कई नामों से जाना जाता था। एक तो बेटा इनको श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक बेटा इनको जैन धर्म कहता है, जैन ग्रंथ कहते हैं। जैन ग्रंथ ने भैया इन्हें श्रेणिक कहा है। इसके अलावा कुछ जगह पर सेनापति नाम का उल्लेख मिलता है, और कुछ जगहों पर भैया इन्हें कुमार सेन कहा गया है। तो बहुत अच्छे से याद रखना, बिंबिसार को कई नामों से जाना जाता है। पूछा जाता है कि किस राजा को श्रेणिक कहा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि इन्होंने ये पूरा टाइम अपना साम्राज्य सोचा करते थे, तो इसके लिए इन्होंने कई नीति लागू की। तो सबसे पहले तो ये कूटनीति का सहारा लेते थे। जहां कूटनीति फेल हो जाती थी वहां पर भैया ये विवाह नीति लाते थे, और जहां पर विवाह नीति भी फेल हो गई वहां पर भैया ये युद्ध नीति पर पहुंच जाते थे। मतलब इनका सीधा सा एक एक इनकी सीधी सी एक मान्यता थी कि किसी हिसाब से भी करके हमें हमारे राज्य का विस्तार करना है, उसके लिए कोई भी नीति कैसे करके भी साम दाम दंड भेद अर्थ जो भी है हम सब लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो विवाह नीति भैया, विवाह के बारे में इनका बहुत कई ग्रंथ कई चीजें बताते हैं, कई बुक्स कई जगह माना जाता है कि इनकी लगभग 400 रानियां थी। पता नहीं भाई 400 तो श्योर नहीं है, लेकिन फाइनली जिन 3 रानियों का उल्लेख है, जिनको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भैया 400 तो पता नहीं हवाई लगती है, कोई बात नहीं, क्या करना है, हमें 3 पढ़नी है। जिन 3 रानियों का बहुत ज्यादा उल्लेख है वो थी, इनकी जो भैया सबसे पहली रानी थी वो थी महाकोशला। महाकोशला ये भैया कौशल नरेश की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। ये भैया कौशल नरेश की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। ये जो महाकोशला थी भैया, ये अगर आपने पिछला देखा है तो कौशल के तहत ही अयोध्या आ रहा था, कौशल के तहत ही अयोध्या आ रहा था। उससे पहले हमने कहा था कि काशी एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, लेकिन बाद में कौशल ने उस पर अधिकार कर लिया था। अब जब कौशल ने इस पर अधिकार कर लिया तो सीधी सी बात है, ये जो कौशल है ये जब काशी पर कौशल ने अधिकार कर लिया, अब बनी सी बात है, अब ये जो काशी है ये भैया कौशल राज के कब्जे में है। प्रसेनजित की बहन थी ये चूंकि, तो अब दान काफी टाइम से भारत में दहेज बहुत दिनों से चलता है, कब खत्म होगा कब नहीं पता, लेकिन बहुत चलता था उस टाइम भी भैया, लोग पूरा का पूरा साम्राज्य दे देते थे, ले जाओ। ठीक है, तो चूंकि अब जब महाकोशला का विवाह हुआ तो काशी दहेज में मिल गया। अब जब काशी दहेज में मिला तो अब काशी थोड़ी उठ के यहाँ आ जाएगा, तो उसका जितना भी कर था, जितना भी काशी में कर जमा होता था, वो सब भैया इन्हीं को, जो प्रसेनजित थे, वो उठा के पूरा का पूरा, भाई अब इनके बहनों ही थे तो रिश्तेदार थे, और चूंकि इन्होंने दहेज में दिया था तो भाई ले जाओ, तुम्हारा ही है, तुमको हमने दे दिया तो दे दिया। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो विवाह किया वो भैया इन्होंने किया लिच्छवी, जो गणतंत्र था भैया, हम उसमें वैशाली का गणतंत्र था लिच्छवी, तो इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी, तो इन्होंने दूसरा विवाह किया लिच्छवी राजकुमारी के साथ में। इनका भैया नाम था चेलना। इन्होंने दूसरा विवाह भैया लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया, और हमें एक चीज बताई थी, जो महावीर स्वामी की माता थी वो भैया लिच्छवी नरेश राजा चेटक की बहन थी। अब ये उनकी पुत्री हैं चेलना, ये लिच्छवी राजकुमारी हैं, तो अब इनका तो सीधा सीधा संबंध महावीर स्वामी से था। तो चूंकि कभी कभी देखा जाता है तो ये भैया जैन धर्म को मानती थी। अजात शत्रु, इधर आते हैं भैया बिंबिसार, थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, और कड़ियों को आपस में मिलाते हुए चलना, ऐसा ना हो आधा ही रह जाए। बिंबिसार भैया ये भगवान बुद्ध के समकालीन थे।
भगवान बुद्ध के समकालीन थे और इन्होंने बौद्ध धर्म माना था। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्होंने जब लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया, अब चूंकि जब इन्होंने चेलना से विवाह किया तो कहा जाता है अपने जीवन के अंतिम दिनों में बिंबिसार ने बेटा जैन धर्म अपना लिया था अपनी पत्नी के कहने पर कि चलो ठीक है। तो भैया ये जो लिच्छवी राजकुमारी थी चेलना, इनका ही पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु भैया इन्हीं का पुत्र था। इसके बाद इन्होंने तीसरी शादी की, वो की मद्र राज्य की राजधानी, राज्य की राजकुमारी क्षेमा के साथ में। इस तरह भैया इन्होंने 3 विवाह किए। अब ये 3 विवाह किए तो जब इन्होंने किससे शादी की सबसे पहले, हाँ ये काशी से, मतलब काशी जहां इनको दहेज में मिला। तो अगर आप इसको मैप पे देखें, ये अपना लिख लीजिएगा, हम एक तरफ बता रहे हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमने आज लिखा नहीं है क्योंकि हिस्ट्री लिखते नहीं बन रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो भैया ये गंगा नदी बह के आती, देखिए बहुत ज्यादा नहीं, मैप हम बना नहीं पाते हैं बहुत ज्यादा, और ये यहाँ पर यमुना इनसे मिल जाती है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं हमारा मगध है, ये बसे हुए हैं लिच्छवी, ये यहाँ पर साम्राज्य था अंग, राजधानी थी इनकी चंपा, इनको बहुत याद रखना है, बहुत पूछी जाती है। मगध राजधानी थी पहले राजगीर, बाद में इन्होंने जो दूसरी बनाई उससे बाद में निपट लेते हैं। और ये थे भैया लिच्छवी, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये था भैया प्रयागराज, इसके ऊपर था काशी, काशी के ऊपर था कौशल, कौशल के अंतर्गत ही आ रहा था अयोध्या, ठीक है। कुछ ये शकल थी। तो अब देखते हुए चलना। अब भैया मध्य देश, तो चूंकि ये तो यूपी हो गया और मध्य पड़ता था पंजाब में, देखो मासू आ रहा है पूरा, मध्य बेटा पड़ रहा था पंजाब में। तो कुछ ये शकल हो गई। अब देखा तुमने, कुछ तो बहुत अच्छा सा दिख रहा है, चेंज करते हैं। देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है मगध में। अब इनको जब इन्होंने लिच्छवी से विवाह किया तो मगध को हमने यहाँ रखा, जब इन्होंने लिच्छवी से विवाह किया तो इनकी उत्तरी सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई। इसके बाद इस साइड में भैया यहाँ पर पड़ता था अवंती, यहाँ पर भैया अवंती पड़ता था, इसको अभी हम बता रहे हैं। इनकी उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई, उत्तरी के साथ साथ इनकी ये वाली सीमा जो उत्तर पश्चिमी सीमा है ये भी भैया सुरक्षित हो गई, जब इन्होंने काशी से इनके संबंध कौशल से हो गए, ये भी सीमा सुरक्षित हो गई। क्योंकि उस समय भैया दूर से भी इनको कुछ डाउट रहता था। अब देखिए इनका साम्राज्य इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, अब आगे इन्होंने मध्य पंजाब से रिश्ता जोड़ लिया। अब सीधी सी बात है, ये बीच वाले तो चे करेंगे नहीं, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि यार इनके रिश्तेदार उधर भी हैं और इधर भी हैं। अब बीच वाले तो बिल्कुल सांस डकार ले नहीं रहे हैं, अब वो तो युद्ध करने का सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो इनका ये पूरा जितना भी और ये जितना भी साम्राज्य था ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया। अब इसने क्या किया, इसने ये जो अंग था जो कि पूर्व में पड़ रहा था अंग, इसको इसने जीत लिया। उस समय अंग का जो राजा था वो बेटा ब्रह्मदत्त था। इसने ब्रह्मदत्त अंग पर आक्रमण किया। हमने कहा जहां पर, अब वैसे तो विवाह नीति ठीक थी, नुकसान भी चवन्नी भर का नहीं, फायदा तो दिख ही रहा है, इतना भारी काशी मिल गया। लेकिन हो सकता है भाई इनकी लड़कियां ना रही हो, जो भी रीजन रहा हो, तो फाइनली इनके साथ ये विवाह संबंध नहीं स्थापित कर पाए। इन्होंने अंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उस समय यहाँ के जो राजा थे वो थे भैया ब्रह्मदत्त। अब आगे बढ़ते हैं। अब टेंशन बची भैया इस अवंती के साथ में। हमने बताया था अवंती जो था ये बेटा 2 हिस्सों में बंटता था, उत्तरी और दक्षिणी। इतना आपकी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये मगध है, राजधानी है, ये लिच्छवी है, ये काशी है, ये कौशल है, अयोध्या, और ये प्रयागराज। तो अब जब यहाँ संबंध है, यहाँ संबंध है, यहाँ संबंध है, तो बीच वाले तो इन्होंने समेट लिए, ठीक है। अंग को इन्होंने जीत लिया, पूर्वी सीमा भी इनकी। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं, यहाँ पर
तो हाल फिलहाल पूछा नहीं जाता है, यहाँ पर बेटा ताम्र लिप्ति पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमने जब गढ़ आपके 16 जनपद बनाए थे तो हमने मैप नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे मैप बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इतना आपकी छोटी छोटी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी, लेकिन जब मैप बनाते हैं तो एक बार में क्लियर होता है, और एक बार में क्लियर करना इन 16 को बड़ा कठिन है, ठीक है बेटा। तो इन्होंने ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने कवर में किया। अब बच्चा अवंती। अब अवंती को जब भाई इन्होंने देखा अवंती, अब इनकी जो सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा थी वो अवंती के साथ थी। अब इनका जो प्रतिस्पर्धा इनकी बची वो बची अवंती के साथ में। उस समय अवंती का जो राजा था वो चंड प्रद्योत था। कहा जाता है इन्होंने कई दिनों तक युद्ध किया, लेकिन इनको उसमें कोई भी, कई वर्षों तक इनका युद्ध चला, लेकिन कोई हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया, ना इनकी तरफ से ना उनकी तरफ से। इसलिए इन्होंने बाद में वहां पर युद्ध विराम ही आवश्यक समझा, क्योंकि दोनों ही, अगर ये बहुत शक्तिशाली थे तो अवंती भी बहुत शक्तिशाली था। भैया ये जो अवंती था ये उत्तरी अवंती था, और जो इसकी राजधानी थी वो उज्जैन था। उज्जैन थी, देखा होगा मध्य प्रदेश का राज्य था, और टोटल का टोटल घने जंगल और पर्वतों से घिरा हुआ था। इनको जीतना इतना आसान नहीं था। माना जो राजगृह या राजगीर था वो भी पर्वतों से घिरा था। ये खुद में तो सुरक्षित थे, लेकिन ऐसा नहीं अगर तुम सुरक्षित हो तो सामने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद भैया इन्होंने इनकी जब युद्ध विराम हुआ तो इनकी मित्रता हो गई, और इसी बीच भैया जो ये चंड प्रद्योत थे इनको भैया पीलिया रोग हो गया। पीलिया को उस समय भैया पांडु रोग कहा जाता था। इनको ये रोग हो गया, तब इन्होंने अपने राज्य वैद्य कहाँ चले गए भाई, तब भैया बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इनके सेवा के लिए भेजा। इन्होंने भैया इनको जड़ी बूटी थी और ये ठीक हो गए। भैया ये जो जीवक हैं इनके राज्य वैद्य, इनके बारे में आपको हम कल बताते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास मेरी पूरी नहीं हो पाई है, बाकी जो रिमेन क्लास है वो कल बताते हैं। तो और हाँ, इस शेयर करते रहिए इसे, सब्सक्राइबर कम से कम कुछ तो बढ़वाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे की क्लास में हमने जीवक तक बता दिया है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हिस्ट्री लेती है, 15-20 मिनट में कवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।